नमस्कार आदाब। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एसएसटी के सब्जेक्ट में कौन से 40 क्वेश्चन हैं जिनको अगर आप लोग बना के चले जाते हैं तो आप अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 80 में से इजीली 70 स्कोर कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज मैं टोटल 40 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। इन 40 क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने बना लिया तो फाइनल एग्जामिनेशन में आप लोग फोड़ के आ सकते हो, बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन न केवल आपके हाफ ईयरली में बल्कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी आपको डिटो मिलेंगे। यानी कि ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, या अगर आपका एसएसटी का एग्जामिनेशन अभी रहता है और अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट है तो मेक श्योर करके इन सारे क्वेश्चन को बना के चले जाइए। मैं लिख के देता हूं, गारंटी है मेरी, इनमें से ही आपका पेपर आएगा और आप इजीली अप टू 70 आउट ऑफ द 80 स्कोर कर पाएंगे। तो कौन से वो 40 क्वेश्चन चलिए समझते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट मिलता है आपको सिर्फ इसी चैनल पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम लोग बात करने वाले हैं। पहला चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप। आप सभी ने पढ़ा होगा। तो पहला क्वेश्चन जो यहां से आता है वो आपका मेरिने और जर्मेनिया से क्वेश्चन रिलेटेड है। Who were Marini and Germania? What was the importance of the way in which they were portrayed? मतलब क्या इंपॉर्टेंस है जिसमें वो क्या किए गए हैं, पोर्ट्रे किए गए हैं। ये मानो आपके एग्जामिनेशन में 100% आएगा ही आएगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से। ये मान लो, आप ऐसा समझ के चल सकते हो कि 100% कंफर्म क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो आपको एनालिसिस करना है। डिसीजन टेकन बाय द कंजर्वेटिव्स एट द कांग्रेस वियना इन द ईयर 1850। 1815 में जो कांग्रेस वियना हुई थी, उसमें जो कंजर्वेटिव ने जो डिसीजन लिया था ना, उसका एनालिसिस आपको आना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। आगे बात करता हूं तीसरे क्वेश्चन की, तो आप लोग देख लीजिए नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज्ड इन द ब्लैंकन्स। ये वाला क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, तो मेक श्योर करके इसको बना लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट हैपेंस इन द इकोनॉमिक हार्डशिप 1830। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इकोनॉमिक हार्डशिप 1830 में क्या हुआ था, यूरोप की बात कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी रिपीटेड है। आगे बात करता हूं जर्मनी की, इटली की और आपकी ब्रिटेन की यूनिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी रिपीटेड होता है। क्लियर? तो ये आपका पहला चैप्टर था माय डियर फ्रेंड, जहां से क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर आप केवल 5 क्वेश्चन बना लेते हैं तो मैं लिख के देता हूं, इन 5 के अलावा आपको कोई और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? सॉरी, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, नेशनलिज्म इन द इंडिया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। आप सभी ने पढ़ा होगा, पक्का पढ़ के जाइए, 100% कंफर्म है। उसके बाद व्हाट इज अ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ये आपको सेकंड क्वेश्चन करना है जो रिपीट होता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट इज द रोलेट एक्ट, आपको बताना रोलेट एक्ट क्या था और इंडियंस वर आउटरेज्ड एट दिस एक्ट, यानी कि रोलेट एक्ट के बारे में आपको डिटेल में समझना है। अगर आगे बात करूं व्हाट यू मीन बाय द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया से आपका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट होता है। आगे 5 का क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द साल्ट मार्च। आपको जो आपका नमक यात्रा थी या साल्ट मार्च था, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में समझाना है और ये आपको 100% कंफर्म रिपीटेड क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है, लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आपको हर डिफरेंट सोशल ग्रुप की लिस्ट बनानी है विच ज्वाइन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1921। 1921 में जो आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था, उसमें जितने भी आपके डिफरेंट सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था, उन सब की क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोग नेशनलिज्म इन इंडिया से परेशान है तो केवल ये 6 क्वेश्चन बना के चले जाइए, ये आपके 6 में से कोई ना कोई आपके एग्जामिनेशन में 100% कंफर्म आएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग देखोगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आगे आपका मैं अगले चैप्टर की बात कर रहा हूं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहाँ पे पूछा गया नेम द 3 स्टेट, 3 स्टेट का नाम बताना है जहां पे आपका ब्लैक सोइल होता है, ठीक है, एंड कौन सी क्रॉप मेनली वहां पे उगाई जाती है। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है। आगे अगर आप लोग देखोगे व्हाट टाइप ऑफ द सोइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द, यानी कि डेल्टास रिवर में कौन से टाइप की मिट्टी पाई जाती है, और एंड द ईस्टर्न क्या दिया हुआ, कोस्ट गिवन 3 फीचर्स ऑफ द सोइल, यानी कि 3 फीचर ऑफ द सोइल आपको बताने हैं। क्लियर? दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकंड क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्वेश्चन। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला है
आपके टीचर का इस चैप्टर से। तो मेक श्योर करके आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, इसको प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, डिफाइंड रिसोर्स प्लानिंग, आपको क्या डिफाइन करना है, रिसोर्स प्लानिंग को क्या करना है, डिफाइन करना है। व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, और हमें इसकी जरूरत क्यों होती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर, आई होप कि आपका चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये आपके 4 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इसी चैप्टर से, इससे बाहर आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी एंड व्हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ, क्यों आपकी ह्यूमन लाइफ के लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आगे पूछा हुआ है, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा, डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा को कैसे आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट करती है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, तो देख लीजिए आपको क्या डिफाइन करना है, कम्युनिटीज हैविंग द कंजर्व्ड एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि उन कम्युनिटीज के बारे में बताना है जिनका क्या होता है, एक बेसिकली कंजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, एंड वाइल्ड लाइफ इन द इंडिया। दिस इज गोइंग टू बी ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। तो अगर ये आपका चैप्टर आएगा तो यहां से ये 3 क्वेश्चन करने हैं, इनके अलावा बाकी आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर, आगे चलते हैं वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज से आप लोग देख पा रहे होंगे केवल 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वाटर स्कैरसिटी क्या होता है एंड इसके मेन कॉजेस बताइए। सेकंड है, व्हाट इज द डिफरेंट कॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, मेथड ऑफ द कंजर्व्ड वाटर इन द इंडिया, कैसे आप लोग इनको कंजर्व कर सकते हो, ये आपको बताने। 3 क्वेश्चन है, अगर ये बना के ले गए तो 100% आपको देखिए आपका पेपर इन्हीं में से आएगा। एग्रीकल्चर, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिमिटिव सब्सटेंशियस फॉर्मिंग, उसके बाद इंटेंसिव सब्सटेंशियस फॉर्मिंग और कमर्शियल फॉर्मिंग की डेफिनेशन क्लियर आनी चाहिए, इनकी फीचर आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, आपको आगे करना है क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द इंडिया को एक्सप्लेन करना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड्स, जिसको आप लोग समझ पाएंगे। आगे देखिए, नेम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, क्या बताना है, बेवरेज क्रॉप को यहाँ पे एक्सप्लेन करना, प्लस में उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को बताना है। ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ध्यान से इसको प्रॉपर तरीके से बना के जाइएगा। चौथा देखिए, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द राइस, यानी कि राइस की ग्रोथ के लिए कौन कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेपल क्रॉप ऑफ द इंडिया एंड द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस, आपको स्टेपल क्रॉप के बारे में बताना है, कौन से रीजन में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, सजेस्ट द initiative and taken by the government to the ensure the increase in the agriculture production, this is going to be very very important question। तो ये आपके 6 क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से, अगर ये बना लेते हैं तो 100% इसका जो वेटेज है आप अपने एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाएंगे इजीली, ठीक है। डेवलपमेंट से केवल 2 ही क्वेश्चन बनते माय डियर फ्रेंड्स। पर कैपिटा इनकम 100% है, ये आपका कंफर्म 100% कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता इसको। व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज इनकम के बारे में आपको बताना है, और आपको डेवलपमेंट गोल और डिफरेंट पीपल के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना। क्लियर, आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे है आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला है, एक्सप्लेन व्हाई वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड ए प्रोटेक्शन, जो भी आपके वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, उनको क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंप्लीमेंटिंग द, इसको कहते हो एमजी नरेगा 2005, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। आगे का अगर आप लोग देख पाएंगे, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये आपको बताना है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, ठीक है ना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो आपका चैप्टर है, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, यहां से भी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 फंक्शन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि एसएचजी के क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिपीट होगा। आपको 5 फंक्शन लिखने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। क्लियर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितने फंक्शन लिखने हैं, 5 फंक्शन लिखने हैं। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। एंड डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द लोन, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर, यहां तक आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर में, जहां पे आप लोगों को पढ़ना है पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग के अंदर भी आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर कितने फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज, मतलब इनका एक एग्जांपल देना है। या फिर आपको क्या पूछ सकता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। आगे क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, स्टेट वन प्रोटेंशियल रीजन एंड द वन मोलर रीजन फॉर द फोई पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड और ये क्या है आपका थर्ड, हालांकि दोनों सेम ही है, तो आप लोग इसको एक क्वेश्चन भी कंसीडर कर सकते हैं। आगे आप देखोगे फेडरलिज्म की बात करते हैं, फेडरलिज्म के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, राइट 5 की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की 5 की फीचर आपको एक्सप्लेन करनी है, व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फेडरल फॉर्म एंड द गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन, ठीक है, यानी कि आपको यूनिटरी वन के बारे में और फेडरल फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो इससे सिर्फ यही 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के अंदर आप लोग देख लीजिए, मेंशन द डिफरेंट एस्पेक्ट इन विच ऑफ द वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया, एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट से, पेड जॉब्स के प्रोस्पेक्ट से, क्राइम, मेल चाइल्ड और चाइल्ड मैरिजेस के प्रोस्पेक्ट से। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है वो है मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये आपका हाफ ईयरली सिलेबस था एसएसटी के अंदर, हालांकि मैंने आपको बहुत फास्ट लेकिन क्वेश्चन सारे बता दिए हैं, वो 40 क्वेश्चन जिनसे आपका हाफ ईयरली पेपर बनने वाला है, 100% कंफर्म क्वेश्चन रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।